बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास योजनाओं पर सीएम योगी से बात की है। सीएम योगी से मिलने के बाद अमेठी रवाना हुई स्मृति ईरानी। आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र में विकास को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की स्मृति ईरानी ने, आपको बता दें, और सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रवाना हो गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने यहां पर अपने संसदीय क्षेत्र के विकास योजनाओं पर सीएम योगी से बातचीत की है। सीएम योगी से मिलने के बाद अमेठी रवाना हुई स्मृति ईरानी और आपको बता दें कि विकास योजनाओं को और साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की और उसके बाद जो है अमेठी के लिए रवाना हुई थी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाओं पर सीएम योगी से बातचीत की है ताकि योजनाओं को और तेज गति से और साथ ही बाकी और तमाम विकास को लेकर बातचीत की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से की मुलाकात और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास योजनाओं को लेकर सीएम योगी से बात की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ ब्यूरो आशीष दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से मुलाकात की, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस पूरी मुलाकात में? बिलाल जी, इलेक्शन करीब आ रहे हैं 2022 और हालांकि सभी नेता जितने सेंट्रल के अधिकतर नेता यहाँ पर आ रहे हैं, अपने दौरे भी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का तो यहाँ पर अपना उनका क्षेत्र भी है अमेठी का, वो उसका दौरा भी कर रही है यहाँ पर और काफी योजनाएं मुख्यमंत्री जी कह लागू भी करवा रही है और विकास के लिए भी उन्होंने बात की है अपनी कि हमारे देश का विकास और थोड़ा तेजी लाया जाए। और काफी मंत्री आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले और भी मंत्री आए थे, सबको इधर भेजा जा रहा है। केवल इलेक्शन की ही वजह से उनके दौरे यहाँ लग रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, क्या यह माना जाए कि जिस तरह से 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले हर एक नेता, हर एक जनप्रतिनिधि अपने जो है क्षेत्र में जाकर विकास की बात कर जनता को एक बार फिर से साधने की कोशिश करेगा? जी बिलाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी संगठन की पूरी पार्टी है और उनका जहां भी इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी बंगाल का इलेक्शन खत्म होते ही सारा उनका संघ है पूरा इधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा यूपी की तरफ और सारे मंत्री इधर ही आ जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कौम के प्रति सब लोग लग जाएंगे और उधर उनको अपनी योजना के बारे में बताएंगे और विकास के बारे में बताएंगे और फिर वोट के लिए अपने आगे की राजनीति तय करेंगे। बिल्कुल आशीष, एक बार फिर से 2022 से पहले जो है जनता को साधने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी पहुंचे नोएडा। मुख्य सचिव ने यहां पर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। चाइल्ड पीजीआई का भी जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अफसरों के साथ एक यहां पर बैठक की है। मीटिंग में डीएम, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अफसर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो है नोएडा से बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी नोएडा पहुंचे और मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। चाइल्ड पीजीआई का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद अफसरों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक में डीएम, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई अफसर मौजूद रहे। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी पहुंचे नोएडा। मुख्य सचिव ने यहाँ पर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। चाइल्ड पीजीआई का भी जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अफसरों के साथ मीटिंग की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनायक, के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी नोएडा पहुंचे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, किस तरह से जो है बैठक की गई, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी आपको बता दें कि
मुख्य सचिव जो है नोएडा पहुंचे हुए थे राजेंद्र तिवारी जी। उन्होंने नोएडा पहुंचने के बाद में जिला अस्पताल और पीजीआई जो बच्चों का अस्पताल है उसका निरीक्षण किया है। उसमें जो अस्पताल के अंदर निरीक्षण करते समय कई सारी खामियां निकल के नजर आई थी कि अस्पताल जो 5 मंजिल पूरा फ्लोर उन्होंने पूरा चेक किया था। उन सब में अगर देखा जाए तो जो फॉल सीलिंग बनी हुई थी वो कहीं कितनी जगह से टूटी हुई थी, कितनी जगह दीवार भी टूटी हुई थी, कहीं पे गंदगियां पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के सीएमएस हैं, डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी लापरवाही निकल के आई हुई थी। तो इसको लेकर के उन्होंने उनसे बातचीत भी की और उनसे साफ तौर पे पूछा भी कि अगर ये फॉल सीलिंग टूटी हुई है तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई थी, किस कारण की वजह से जो कैबिने हैं वो बंद कर जा रखे थे, जो मशीनें हैं वो बंद क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने जो गुस्से नाराजगी जाहिर की थी और डॉक्टरों से पूछा भी था, इसमें जवाब तलब भी किया था। और कुछ देर बाद में ही उन्होंने जो पीजीआई अस्पताल है उसमें जाकर के बैठक भी की थी, जिसमें सीएमए और डीएम और अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उनसे भी वार्तालाप की गई थी और कहीं ना कहीं जो अस्पताल में डॉक्टर की भर्ती को लेकर के अक्सर सवाल उठते रहते हैं, तो उस चीज को लेकर के भी कहा गया अगर डॉक्टरों की जरूरत है तो वो भी बताइए, तो उसको भी पूरी की जाएगी। पर किसी भी तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश दिए गए आज मीटिंग में और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसको भी जल्द ही अस्पताल के अंदर में लाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका विनायक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर हैं और आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित रहेंगे। बृहस्पतिवार से यह 3 दिवसीय समारोह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में हो रहा है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम विजय रूपाणी और साथ ही डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने उनकी अगवानी की है। पीएम इस दौरान यहां पर चीन और साथ ही पाकिस्तान की सीमाओं पर सेना की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और साथ ही सेना के तीनों अंगों को यहां पर एकीकृत कमान बनाए जाने के मामले में प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। और यह पहली बार हो रहा है जब कमांडर कॉन्फ्रेंस में शीर्ष अधिकारियों के साथ जवान भी शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शुक्रवार शाम से लखनऊ दौरे पर हैं और साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में उन्होंने यहां पर IIT, IIM, जवाहर नवोदय विद्यालय और साथ ही केंद्रीय विद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी बातचीत की और साथ ही नई शिक्षा नीति पर भी बातचीत की। और केंद्रीय मंत्री निशंक ने शुक्रवार शाम को राजधानी लखनऊ में यहां पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IIM लखनऊ और साथ ही IIT के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और इन्हें शिक्षण संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की है और उनकी व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। लखनऊ में शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से सेना भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद भाग रहे यहां पर कार सवार को ग्रामीणों ने दबोच लिया था। सूचना पर पहुंचे सीओ BKT हृदय कठेरिया ने यहां पर इंस्पेक्टर साथ ही पुलिस कर्मियों की मदद से दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि पूरा हादसा कुम्हारमा कुर्सी रोड पर हुआ है, जहां के आपको बता दें कि बाजपुर गांव निवासी शनिवार तड़के रोजाना की तरह कुम्हारमा में कुर्सी रोड पर दौड़ लगा रहे थे। इस बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। और चलिए बात करके हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को शनिवार सुबह कोरोना वैक्सीन दी गई है और प्रदेश में चल रहे बुजुर्ग लोगों के यहां पर कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग ने धर्मगुरु दलाई लामा को टीका लगवाया है। आपको बता दें कि यहां पर तिब्बत प्रशासन ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्रार्थना की थी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दलाई लामा को कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी गई है। टीकाकरण के बाद दलाई लामा ने सभी लोगों को भी टीकाकरण करवाने का संदेश दिया है।
दलाई लामा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बीमारी से लड़ने के लिए काफी कारगर है और साथ ही सभी लोगों को ये इंजेक्शन लेने के लिए आगे आना होगा। देश में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के नए आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर से गंभीर रूप लेने को तैयार है। इससे यहां पर देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,327 नए मामले सामने आए हैं और ये बीते दिनों यहां पर कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़ा आंका गया। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 108 रहा। महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों में यहां पर बढ़ते मामलों से देश की चिंता बढ़ रही है। अमरोहा जनपद के गजरोला थाना इलाके के गांव मोहरका पट्टी में शराब माफिया के घर अधिकारियों के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि योगी राज्य में लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसी कड़ी में मोहरका पट्टी में शराब माफिया के घर पर हरियाणा पुलिस और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की, जिसके लिए यहां पर बाकायदा क्षेत्र में ऐलान किया गया और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जितने भी यहां पर माफिया हैं उन सभी के खिलाफ सरकार के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। आज गजरोला थाना के मोहरका पट्टी गांव के शराब माफिया शिवराज के जो प्रॉपर्टी है जो उसने अपराध से अर्जित की है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई है। इसमें इसके 3 मकान और ज़मीन है। कुल संपत्ति का मूल्य करीब 22,67,000 आंका गया है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच औरैया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा मुखिया और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का औरैया दौरा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। औरैया जिले के अजीतमल बाबरपुर में बैठक करेंगे अखिलेश यादव और चुनाव तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। इस वक्त की बड़ी खबर आपको औरैया से बता रही हैं। आपको बता दें आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो है औरैया का कार्यक्रम है। पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ये पूरा कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव यहाँ पर जो है अजीतमल बाबापुर में जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किस तरह से जो है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में जनता के बीच पहुंचा जाए और किस तरह से जनता को साधने की कोशिश की जाए। इन तमाम बिंदुओं पर अखिलेश यादव आज अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे। बहराइच के कतरनिया घाट के रेंज अंतर्गत सदर बीट के जंगल में शुक्रवार की सुबह गेरुआ नदी के किनारे हाथी मृत अवस्था में मिला है और जिसकी सूचना तत्काल वन क्षेत्राधिकारी राम कुमार को दी गई। वहीं घटनास्थल का जायजा लेकर रेंजर सूचना उच्च अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद आनन फानन में प्रभागीय वनाधिकारी और साथ ही दुधवा के फील्ड डायरेक्टर मौके पर यहां पहुंची और वहीं रेंजर राम कुमार ने बताया कि मृत हाथी की उम्र लगभग 50 साल है। आपको बता दें कि यहां पर जो है कतरनिया घाट रेंज में लगातार बीते कुछ दिनों में लगातार हाथियों की संख्या में जो है इजाफा होता जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि नेपाल के रॉयल बर्दिया नेशनल पार्क से खाता कॉरिडोर होते हुए जंगल के रास्ते गेरुआ नदी पार कर जंगली हाथियों का झुंड यहां पर पहुंचा है और वहां पर जो है मामले को लेकर फील्ड डायरेक्टर दुधवा नेशनल पार्क संजय कुमार पाठक ने बताया कि मृत हाथी नर है और साथ ही शव लगभग 3 से 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। साथ ही जानकारी दी गई है कि शव में यहाँ पर नहर हाथियों के दांत के भी निशान दिखे हैं और घटना स्थान पर यहाँ पर बाघों के पग चिन्ह भी पाए गए हैं। तो इस केस में भी आपने देखा होगा कि जो हाथी है उसके दोनों दांत इंटैक्ट है। तो जो भी कोई शिकारी होगा हाथी को इसलिए मारता है कि उसके दांत जो है निकाल लें। तो प्रथम दृष्टया शिकार का कोई मामला नहीं है।
अब रही बात कि मतलब जो है प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तहत तो नहीं मारा गया उसको, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यदि आपको कोई ऐसे ही बंदूक की गोली से मारा है, बॉडी में बंदूक की गोली के होंगे निशान, बाहर से देख के ऐसा नहीं दिख रहा कहीं पर कि बंदूक की गोली से मारा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में हो सकता है आगे जो भी आएगी छानबीन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बसंत प्रताप सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। नगरीय निकाय चुनाव की कर सकते हैं घोषणा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ चर्चा करेंगे। आरटी पोर्टल मॉडल, साथ ही ईवीएम रेंडमाइजेशन सहित अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बसंत प्रताप सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस और नगरीय निकाय चुनाव की कर सकते हैं घोषणा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों से यहां पर जो है बातचीत करेंगे और आरटी पोर्टल मॉडल, साथ ही ईवीएम रेंडमाइजेशन सहित अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। चंदौली जनपद में यूपी पंचायत चुनावों को देखते हुए लगातार जिलाधिकारी संजीव सिंह और साथ ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार जनपद में आबकारी विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई और साथ ही चेकिंग की जा रही है। और उसी को लेकर उप जिलाधिकारी नौगढ़, पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह पटेल और साथ ही प्रवर्तन वाराणसी के नेतृत्व में यहाँ पर संयुक्त टीम ने जो है थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में दबिश दी और जहां पर चेकिंग के दौरान टीम ने 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया। और साथ ही आपको बता दें कि 200 किलो के करीब लहन और साथ ही शराब बनाने के उपकरण को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान आबकारी निरीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नगर ज्ञान प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह पटेल सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे अब अंबिकापुर की। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो अपलोड करने पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी पर गांधीनगर थाने में ये पूरा मामला दर्ज किया गया और आपको बता दें कि दिल्ली की संस्था ने जांच कर दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोपी के खिलाफ धारा 67B के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं। अश्लील वीडियो अपलोड करने पर केस दर्ज किया गया। आरोपी पर गांधीनगर थाने में जो है मामला दर्ज किया गया। दिल्ली की संस्था ने जांच दर्ज कराई और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को सामने आने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। जांच कर दर्ज कराई रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ धारा 67B के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर दिया। वो पूछताछ की तरफ देखना होगा और क्या कुछ खुलासा जो है पूछताछ में होता है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल की और उसके बाद मामला दर्ज किया गया और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। कन्नौज में होली का त्योहार और साथ ही पंचायत चुनावों से पहले जहरीली शराब पर नकेल कसने के लिए आबकारी और साथ ही पुलिस महकमे की संयुक्त टीमें लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दें कि शराब माफियाओं को कड़ा संदेश देने का भी लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर कुतलुपुर इलाके में आबकारी और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापे मारकर बड़ी संख्या में लहन को नष्ट किया और वहीं आबकारी और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने वालों में जो है हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर छापेमारी के दौरान शराब माफिया भागने में कामयाब हो गए थे। और वहीं मामले को लेकर आबकारी इंस्पेक्टर रणविजय ने बताया कि यहां पर होली का त्योहार और साथ ही पंचायत चुनाव को देखते हुए जहरीली शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की जा रही है और लगातार आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। साथ ही जिले में अवैध शराब कारोबारियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि देर रात कई घरों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। अज्ञात कारणों के चलते यहां पर यह आग लगी है और आपको बता दें कि नकदी और साथ ही घर का सामान भी जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आपको बता दें कि ललपुरा थाना क्षेत्र के
उजनेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते जो है देर रात कई घरों में भीषण आग लग गई थी और आपको बता दें कि भीषण आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है और आग लगने की वजह का जो है पता नहीं चल पाया और आपको बता दें कि आग लगने से नकदी और साथ ही घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों और साथ ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर ललितपुर पुलिस की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यहां पर पंचायत चुनावों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्रों में चुनाव प्रभावित करने की यहां पर संभावना वाले 48 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है और साथ ही 17 हथियारों के जो है निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 40 निरस्त हो गए और साथ ही 30 पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 4700 लाइसेंसी हथियार हैं और जिसमें अब तक 1500 हथियारों को जमा किया जा चुका है और वहीं बकाया हथियारों को भी अब 10 दिन में अभियान चलाकर जमा कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनावों के लिए जनपद ललितपुर में हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अभी तक अगर अब देखा जाए तो इस वर्ष में हमने 48 गुंडे कायम करा दिए हैं, जबकि पिछले वर्ष में ये संख्या लगभग 20-22 के आसपास थी और हम लोग डीएम साहब से अनुरोध करके इनको जल्द से जल्द जिला बदर कराने की भी कार्रवाई करा रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए शस्त्रों के मामले में तो हमने लगभग 70 शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी, जिसमें 40 निरस्त हो चुके हैं, 30 अभी पेंडिंग है, उनकी भी हम पैरवी करा रहे हैं। एक गैंगस्टर का मुकदमा भी कायम कराया गया है, जिसमें हम जल्द से जल्द संपत्ति के जब्तीकरण भी कराएंगे। और अगर जनपद में हम शस्त्रों की बात करें तो टोटल यहाँ पे 4700 के आसपास शस्त्र हैं, जिसमें से 1500 के आसपास जमा हो चुके हैं। अगले 10 दिन में इसको प्राथमिकता पे अभियान चला के हम लोग जल्द से जल्द इसको 70-80% जमा कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बकरी चुराने गई मासूम को हवस का शिकार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बच्ची के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे यहाँ पर किसान और आरोपी ने किसान पर भी जानलेवा हमला किया है। हमला होने से किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है और परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर जो है मामला दर्ज करवा दिया है। मामले को लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर बकरी चुराने गई मासूम बनी हवस का शिकार और आप यहां पर आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और आपको बता दें कि यहां पर बच्ची के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचा किसान, आरोपी ने किसान पर भी जानलेवा हमला किया है। हमला होने से किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज करवा दिया और साथ ही आपको बता दें कि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बकरी चरा के जब लौट रहे थे तो रास्ते में वो जो जिससे मतलब झगड़ा हुआ था वो आकर के बकरियाँ अंकल जी जो बाबा थे ये आगे थे और मैं बीच में बकरियाँ आग के जा रही थी तो वो आया था और मेरा हाथ पकड़ के घसीट के ले जा रहा था खेत में, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर वो बाबा आए थे तो उनके मेरे बचाने पर उनके वो जो चाकू लिए थे तो उसने उसके मार दिया था तो मैं डर के मारे भाग गई थी। वो गांव का ही लड़का था संदीप। ये बकरियां साफ चरा रहे थे, उसके बाद में ये लड़की को काफ़ी गाली गलौज करने लगा तो मैंने कहा कि भाई उसको गाली के देते हो, और बिटिया को लेकर पकड़ के हाथ वहाँ घसने लगा, कपड़ा को नोचने खोचने लगा तो मैंने वहाँ हल्ला मुड़ी चिल्लाई जब बिटिया पुत्री ने लालू बिटिया, तो हमने उसको पंजर गया तो तुम्हें भग जाओ नहीं तुम्हारे को मार देंगे। उसके बाद वहाँ एफ.आई.आर मान लो को मिला के तो फिर वो बिटिया तो भग गई और हमारे चाकू सर में तो हम नीचे हो तो हमारे साहब गाल में लग गई, वो बिटिया भग गई और हमने गाल में हमारे चाकू मार दिया। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के बीजपुर मर्दवा मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने सामने से आ रही बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि यहां पर हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और वहीं आपको बता दें यहां पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को CSC म्योरपुर में भर्ती कराया
और आपको बता दें कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। मेवरपुर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो और एक हाईवा ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस के सहयोग से वहाँ पे CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसमें बोलेरो का चालक और जो परिवार जा रहा था उसका मुखिया 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उसके परिवार के 4 लोग और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर आप में आक्रोश देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी है। महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। महंगाई को जो है पुतला फूंककर बढ़ते दामों पर अपना विरोध जताया। और साथ ही आपको बता दें, खुर्जा के जेवर अड्डा चौराहे पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहाँ पर महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी की सड़कों पर उतर चुकी है। और साथ ही आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। और आपको बता दें कि महंगाई को जो है कम करने की सरकार से मांग की है। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल, डीजल और साथ ही रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर एक बार फिर से अब आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर रही है। आपको बता दें कि खुर्जा के जेवर अड्डा चौराहे पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। और चलिए बात करूंगा अलीगढ़ की। अलीगढ़ के जमा क्षेत्र में अनूपपुर शहर रोड पर शुक्रवार देर शाम टाटा मैजिक पलटने में यहाँ पर जो है टेम्पो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2.5 दर्जन से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लोडर सवार लोग राजघाट गंगा घाट से अस्थि विसर्जित कर लौट रहे थे, जहाँ पर जमा बाईपास पर ही सामने से आते वाहन को बचाने के चलते यहाँ पर टेम्पो नियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया था। और वहीं जानकारी पाकर पुलिस और साथ ही प्रशासनिक टीम भी घायलों को जिला मुख्यालय के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया और जहां पर देर रात तक घायलों का इलाज जारी रहा, जबकि 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज लगभग 30 लोग जो नंगला कलार के रहने वाले थे, ये अनूप शहर में अपने परिवार में किसी की अंत्येष्टि में गए थे। वहाँ पे जो अंतिम क्रिया जो भी है करके वापस जब ये आ रहे थे तो जवा के आसपास एक उनका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और लगभग घायल 30 लोग थे जिनको अस्पताल भिजवाया गया, जिनमें से 15 लोग दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराए गए और 15 लोग जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ये मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें से 3 लोगों की अस्पताल में। और इस बीच रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शराब फैक्ट्री रेडिको खेतान में लगी भीषण आग की चपेट में आए 10 मजदूर। केमिकल पाइपलाइन जो है यहाँ पर पाइप लीक होने के चलते यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और साथ ही आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं। शराब फैक्ट्री रेडिको खेतान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग की चपेट में 10 मजदूर आए हैं और आपको बता दें कि केमिकल पाइप लीक होने के चलते यहाँ पर ये हादसा हुआ और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी पाकर मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन शराब फैक्ट्री में जिस तरह से यहाँ पर रेडिको खेतान में भीषण आग लगी और आग की चपेट में 10 मजदूर आए हैं और आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर केमिकल पाइप लीक होने के चलते ये हादसा हुआ होगा और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।